एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण सिंह एंड रात के बज रहे हैं 12, ऑलमोस्ट 2 मिनट में रात के 12 बज जाएंगे। आई हैव मेड दिस स्लाइड ऑन इन्फ्लेशन एंड आई डू बिलीव कि मैंने सारी चीज़ें टू द पॉइंट कवर करी है इन अ सिंपलिस्टिक मैनर एंड आई होप दैट आपकी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो आ रहा है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। तो आज हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने काफ़ी ज़्यादा देर लगा के पीपीटी रेडी करी है, स्लाइड्स बनाई हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। सो इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली इन्फ्लेशन इज़ अबाउट, आई वुड से कि एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर समझाऊँगा कि इन्फ्लेशन है क्या। सो आप एग्जांपल मान लो कि पार्ले जी बिस्किट अगर आप लोगों ने खाया होगा तो पार्ले जी बिस्किट ना काफ़ी साल पहले कुछ 5 रुपये का आता था, इतना बड़ा पैकेट। आप नोटिस करेंगे आज सेम पैकेट 10 रुपये का आ रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? जब चीज़ों के, जनरल कमोडिटीज़ के, जनरल गुड्स के, सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लगे, ठीक है, तो जितने पैसे में आप कोई चीज़ 5 साल पहले ख़रीद पा रहे थे उतने पैसे में आप वो चीज़ नहीं ख़रीद पाते। तो जनरल प्राइसेस जब चीज़ों के बढ़ते हैं उसको महंगाई दर कहते हैं, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। सो पार्ले जी एक अच्छा एग्जांपल था इसलिए समझा दिया। सो इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या कि जो जनरल प्राइस है ना वो गुड्स और सर्विसेज का जब बढ़ने लगे, राइज होने लगे, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब वो करता क्या है, आपकी परचेजिंग पावर कम कर देगा। परचेजिंग पावर क्या है कि आप 100 रुपीज़ लेके मार्केट जाते थे पहले, ठीक है, तो यू वर एबल टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आप वो ही 100 रुपीज़ वही सेम चीज़ों को ख़रीदने जाएंगे ना तो आप ख़रीद नहीं पाएंगे कुछ साल बाद। रीज़न क्या है? इस पैसे की ना वैल्यू कम हो रही है। तो यानी जो इस पैसे की परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, ठीक है। अब होगा क्या, इन्फ्लेशन किस वजह से होती है, किस टाइप की होती है, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? अब पता कैसे लगेगा कि महंगाई दर कितना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है? तो जो इन्फ्लेशन को मेजर करा जाता है ना वो करा जाता है परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है WPI और CPI के हेल्प से। आगे समझाऊंगा WPI और CPI है क्या। सो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे मेजर करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कैसे मेजर करेंगे? कैलकुलेट करेंगे हम सेम डेट पे 2 साल के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर मैंने जनवरी 1 को किसी चीज़ का प्राइस निकाला, ठीक है, 1 जन को मान लो 2025 में मैंने प्राइस निकाला फॉर एग्जांपल पेट्रोल का, ठीक है, और वो प्राइस निकल के आया ₹100। सिमिलरली मैं 1 साल बाद जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा एवरेज ले लिया 1 साल के प्राइसेस का, मैं अगले साल जाऊंगा इसी तारीख को, पॉइंट टू पॉइंट है ना, 1 जनवरी 2026 में मैं आ गया, मैंने प्राइस निकाला सेम पेट्रोल का, प्राइस निकल के आया 100 से लेके मान लो 105, तो मुझे पता है 5% प्राइस बढ़ गया, ये मेरी इन्फ्लेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक आइटम के लिए तो निकालेंगे नहीं हम, तो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे होता है। और कैलकुलेट जो हम करते हैं वो करते हैं WPI और CPI के बेसिस पे, जो हम आगे समझेंगे। अब ये तो हो गया कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई तो किसी भी परसेंट में बढ़ सकती है ना, 5% भी बढ़ सकती है, 10% भी बढ़ सकती है, 20% भी बढ़ सकती है, 1000% भी बढ़ सकती है एक साल के बेसिस पे। तो हमने इन परसेंटेजेस को क्या करा, कैटेगराइज कर लिया। सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें फालतू की चीज़ है। तो सबसे कम इन्फ्लेशन जो होगी लो और क्रीपिंग, वो होगी 1 से 5%। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, स्लो है, तो ये इकॉनमी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आप ये ध्यान रखना, जब जब इन्फ्लेशन एक अच्छे लेवल पे होगी, मतलब एक कंट्रोल्ड में होगी 2 से 5% या फिर अप टू 6% इन सम केसेस, तो आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री की बहुत अच्छी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री की बहुत अच्छी होगी। तो ये हमेशा इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करी जाती है अगर कंट्रोल्ड वे में हो रही है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल रहते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते। अब ये तो हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सिमिलरली वॉकिंग या फिर ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, 5 to 10%, मॉडरेट है लेकिन वार्निंग जोन में आ गई अब इन्फ्लेशन, क्योंकि 10% बढ़ना मतलब आइटम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस उनके। रनिंग इन्फ्लेशन 10 to 20%, सेम, काफ़ी ज़्यादा वार्निंग जोन में आ गया। वार्निंग जोन नहीं, अब ये प्रॉब्लमैटिक होने लगा है, ठीक है।
एंड देन गैलोपिंग इज़ 20 to 100%, फास्टली रेट बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब हर घंटे के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। एंड हाइपर इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जांपल वेनेजुएला में हुआ था, ठीक है, और एक जिम्बाब्वे में भी हुआ था। तो वेनेजुएला में और जिम्बाब्वे में एक पॉइंट पे ऐसा इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि ब्रेड का रेट ही करोड़ रुपए में पहुंच गया था, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि साल मतलब हर घंटे के हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। एंड यूजुअली ये प्रॉब्लम तब आती है ना जब गवर्नमेंट या कंट्री का हेड एक दिमाग लगाता है, वो ये बोलता है यार एक काम करो, कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबत है, आप क्या करो सबके अकाउंट में 10-10 या उनकी जो सेंट्रल बैंक होता है बोलता है पैसा प्रिंट करो, सबके अकाउंट में 20-20, 50-50 लाख रुपए डाल दो। तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर बंदा चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करता है और फिर उससे क्या होता है, बेसिकली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। फाइन, तो ये फटाफट से याद रखना, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। कुछ मिस कर दिया क्या? ओके, ये तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात करी। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव नंबर आपको परसेंटेज में दिखेगा। अगर ये परसेंटेज का नंबर आपको नेगेटिव में दिखे ना, तो आप समझ लेना उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब अगर कोई चीज़ 100% 100 उसका रेट था 100 रुपीज़ और वो नेगेटिव में चले जाए, मान लो 5% कम हुआ और अब उसका प्राइस हो जाए 95 रुपीज़, तो जब आपको नेगेटिव में ग्रोथ दिखने लगे तो वो डिफ्लेशन है। फाइन, जब भी आपको नेगेटिव में दिखे तो डिफ्लेशन क्या है, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। जिस 100 रुपीज़ में आप पहले इन्फ्लेशन जब चल रहा था वही आइटम नहीं खरीद पा रहे थे, अब क्या करेंगे, इस 100 रुपीज़ में आप ज़्यादा आइटम खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आइटम खरीद पाएंगे तो ये आपका डिफ्लेशन हो गई। अब इट में अपीयर टू बी ए गुड थिंग, बट अब आपको ऐसा लगेगा कि डिफ्लेशन तो अच्छी चीज़ है यार, चीज़ें सस्ती हो रही है, लेकिन मैंने बताया था इन्फ्लेशन के साथ क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब डिफ्लेशन आ जाएगा तो डिफ्लेशन के केस में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, लोग खर्चा नहीं करेंगे, वो सोचेंगे प्राइस और गिर जाए फिर मैं खर्चा करूँगा। और उसके बाद क्या होगा कि जॉब लॉसेस भी होंगे और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, बिज़नेस एक्सपैंड नहीं करना चाहते, जो हमने देखा था एक कंडीशन जो क्या कहते हैं अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हुई थी कंडीशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन से बहुत ज़्यादा हम डिफ्लेशन को देखते हैं, ठीक है। फिर जॉब्स भी चले जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पूरी इकोनॉमिक साइकिल ख़राब हो जाती है। और लोग खर्चा ये नहीं करते कि जब डिमांड, मतलब खर्चा इसलिए नहीं करते कि आगे चल के खर्चा कर लेंगे, अभी पैसा सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी मार्केट में जॉब्स लॉस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी है नहीं बिल्कुल भी, तो वो फिर डिमांड उसकी वजह से और ज़्यादा कम होने लगी, और जब डिमांड कम होने लगी तो ग्रोथ, पूरी कंट्री की इकॉनमी की ग्रोथ पुअर हो जाती है। तो डिफ्लेशन इज़ अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट, याद रखना इसको। अब इसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, फटाफट से देख के आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन में चीज़ें महंगी हो रही है तो हमारी मनी की वैल्यू कम हो रही है बेसिकली। डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि चीज़ें सस्ती हो रही है, तो यानी हमारा पैसा ज़्यादा, उतना ही पैसा ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, तो हमारी जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ रही है इस केस में, और इस केस में क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड देन रिजल्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी और परचेजिंग पावर कम होगी, चीज़ें महंगी होती है। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस चीज़ों के कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो उस टाइम पे किसको बेनिफिट करता है, जो प्रोड्यूसर है ना, जब चीज़ें महंगी हो रही है उसको बेचने में मुनाफा होता है, वहाँ पे कंज्यूमर को यहाँ पे मुनाफा होता है कि जब चीज़ें सस्ती हो रही है वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाता है। इन्फ्लेशन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ से इसको कंपेयर करते हैं हमेशा, तो हेल्दी इन्फ्लेशन मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है। डिफ्लेशन कोई कंट्री नहीं चाहती, नॉट गुड, सिग्नल्स स्लो डाउन, कंट्री स्लो डाउन की तरफ जा रही है। अब हमने इन्फ्लेशन देख रही थी नंबर के बेसिस पे, अब इन्फ्लेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ कि किस वजह से इन्फ्लेशन आती है। तो दो टाइप है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिंपल सा है, डिमांड पुल क्या है कि मतलब जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन उनकी सप्लाई उतनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो रही है, सप्लाई उतनी है, तो आइटम क्या होंगे उस टाइम पे,
प्राइसेस क्या होंगे, चीज़ों के महंगे हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ज़्यादा डिमांड होने पर, इसका एग्जांपल आप हर साल नोटिस करोगे, फेस्टिवल सीज़न, ठीक है। तो दिवाली के टाइम पे लोग हर चीज़ में खर्चा करते हैं, उस टाइम पे आप देखोगे हमेशा गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसके आसपास। क्या रीज़न है, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, उतना ही सप्लाई आ रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसका अलग वर्जन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होता है कि इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है। मान लो कि आपको हाउस बनाना है, ठीक है, तो हाउस बनाने में क्या क्या इनपुट कॉस्ट लगेगी, आपको सीमेंट चाहिए, फाइन, यू नीड ब्रिक्स एज वेल, आपको स्टील भी चाहिए, आयरन चाहिए, फाइन, देन आपको पीओपी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, किसी वजह से इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ जाए, तो हाउस को बिल्ड करने का जो इसको बिल्डिंग जो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट आ रही है वो भी हाई कर जाएगी, ठीक है। जब बिल्डिंग कॉस्ट भी हाई कर रही तो बेसिकली इनपुट प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब ये हाउस मार्केट में आएगा ना सेल होने के लिए, तो ऑलरेडी इसका प्राइस हाई होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। उसी को बोलते हैं कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जो इन्फ्लेशन को पुश करे, ठीक है, और डिमांड जो इन्फ्लेशन को पुल करे, मतलब और महंगा कर दे डिमांड की वजह से। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, यानी महंगे इनपुट्स हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये दो टाइप की मेन इन्फ्लेशन है आपकी। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिटेल में देख लेते हैं कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है खर्चा करने के लिए बट जो गुड्स अवेलेबल है ना वो लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ेंगे। क्या रीज़न हो सकता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जैसे ही कोई भी कंट्री रिसेशन के अंदर आना स्टार्ट होएगी, ठीक है, कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जैसी होएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी स्टार्ट कर देगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या क्या है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, किसी भी वे में दे, ठीक है, चाहे फिर उसको बुलेट ट्रेन बनानी पड़े, ठीक है, उसको हाईवे बनाने पड़े, ठीक है, उसको रैपिड रेल बनानी पड़े, गवर्नमेंट एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगी। अब देखो थोड़ा सा हमने आगे समझा दूंगा, एक और डायग्राम समझाना है। तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, फाइन, और जब खर्चा करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये डिमांड पुल के रीज़न है। दूसरा ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ज़्यादा लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड जो इंडिया में हो रहा है, अब इंडिया में क्या है 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आप सोचिए कितनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड है, ठीक है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा डिमांड, फूड, हाउसिंग, फ्यूल, एंड देन जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई से ज़्यादा स्पीड से, तो इन्फ्लेशन अकर होता है। थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट में क्या कर रहा है कि कोई भी आइटम है, अगर वो मैंने हमारी कंट्री में लिमिटेड प्रोड्यूस हो रहा है और मैंने उसका कुछ हिस्सा उठा के दूसरी कंट्री को भेज दिया, ठीक है, तो दूसरी कंट्री को भेज दिया तो हमारे यहाँ पे तो शॉर्टेज हो जाएगी ना उस चीज़ की। तो ऑटोमेटिकली जब शॉर्टेज हो जाएगी किसी चीज़ की, यानी सप्लाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे। तो जब हम एसेंशियल आइटम है ना, जैसे वीट, अनियन, टमाटो, इनकी जब सप्लाई कम हो जाएगी किसी भी रीज़न से हो, या हम एक्सपोर्ट कर दे या फिर मॉनसून आ जाए, रेन की वजह से ख़राब हो जाए, ठीक है, तो लोकल सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेंगे। एंड देन फिस्कल स्टिमुलस की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। फिस्कल स्टिमुलेशन इज़ बेसिकली कि आरबीआई ना या फिर गवर्नमेंट लिक्विडिटी बढ़ा दे, यानी कंट्री में पैसा ज़्यादा कर दे, उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे क्या करा कि जो इंटरेस्ट रेट थे ना उसका रेट कम कर दिया आपने। जब इंटरेस्ट रेट कम करा तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, तो ज़्यादा लोन लेंगे। अब बिजनेसेस ज़्यादा लोन लेंगे, यानी बिजनेसेस अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। एक फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री लगा दी, अब दूसरी फैक्ट्री में ज़्यादा लोग आएंगे ना, अब वो ज़्यादा लोग आएंगे, उन लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको वेजेस मिलेगी, यानी उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और पैसा आया कहाँ से? बैंक से ही तो लिया, गवर्नमेंट से ही तो लिया बेसिकली वो पैसा, और उससे न्यू फैक्ट्री लगाई, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उससे डिमांड बढ़ रही है, और उससे फिर उनकी खर्चा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये कुछ 4 बातें हैं मेन जिनसे डिमांड चीज़ों की बढ़ती है और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब आ गया कोस्ट पुश, मतलब जो कोस्ट होती है वो कैसे, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होती है। तो जब क्या है कि जो चीज़ों को बनाने की कोस्ट है, चीज़ों को बनाने की जो कोस्ट है, जब वो ऊपर चला जाए तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस भी हाई होगा। अगर इनपुट कोस्ट ज़्यादा है तो चीज़ें बेचने में भी महंगाई में ही जाएगी, वो महंगी चीज़ें हैं। अब एक क्या है, एक तो चीज़ें महंगी बन रही है तो महंगी बिकेगी, ऊपर से आपने डायरेक्ट टैक्स भी लगा दिया उन पे, तो ऑलरेडी आप देखोगे 18% का टैक्स लगता है मैक्सिमम आइटम पे इंडिया में। इसका मतलब है कि आप आईफोन ख़रीदने गए, सपोज़ आप आईफोन ख़रीदने गए, तो आईफोन ऑलरेडी आ रहा है 1 लाख रुपए का, और आप उस पर 18,000 का टैक्स दे रहे हो, तो एक तो ऑलरेडी वो 1 लाख का था, ठीक है, प्लस 18,000 रुपये आपने उसको टैक्स दिया, तो 1,18,000 रुपये आपको पे करने पड़े। देख लो आप कितना, आप कोई पीसी, चलो इसको हटा दो, आप कार ख़रीदने गए, ठीक है, सो कार ख़रीदने में भी क्या हो रहा है, टैक्स, आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो आप देखो कि जो लाखों की चीज़ है ना, उसमें भी टैक्स लगा के लाख रुपए ही कुछ जीएसटी लग जाता है, टैक्स लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो चीज़ें और ज़्यादा दे बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है। इनपुट कॉस्ट ही तो बढ़ रही है एक तरह की, तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। देन अदर क्या रीज़न है, लोगों की सैलरी बढ़ती है। अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जितने पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं, सरकार मारेगी पिचकारी इन द फॉर्म ऑफ 8th पे कमीशन, ठीक है, और आपको यही बोल के अब कोर्सेज भी बेचे जाएंगे कि 8th पे कमीशन आ रहा है, जॉब ले लो, ऐसा होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि हर 10 साल में आता है, तो सैलरीज रिवाइज होगी, 2026 में आएगा, तो बेसिक पे आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, जो लोग जॉब लगेंगे आगे चल के, तो हायर वेजेस मिलेगी, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, वही पैसा मार्केट में जाएगा ना, तो उस वजह से भी चीज़ें महंगी होती है, ठीक है। तो लोगों को ज़्यादा वेज पे करनी पड़ती है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, चीज़ों को बनाने का खर्चा ज़्यादा आ जाता है, और जब चीज़ों को बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, कंज्यूमर से ही लेगा वो पैसा, तो जो ये फर्म की जो कॉस्ट होती है ना, हाई कॉस्ट, ये कंज्यूमर को पास ऑन की जाती है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। सेकेंड है रॉ मटेरियल, जो हमने हाउस का कॉन्सेप्ट देखा था, वही कि जो इनपुट कॉस्ट है वो महंगी हो रही है, तो सामान ऑटोमेटिकली महंगा चलता है, ठीक है। एक ये भी एग्जाम्पल है कि अगर फ्लड ने कोई क्रॉप को डैमेज कर दिया तो फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन है कि फर्म अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट तो उतनी है लेकिन फर्म ज़्यादा उस पर प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो चीज़ों के प्राइस महंगे रखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इनपुट प्राइस सेम है, ठीक है, लेकिन आपसे ज़्यादा चार्ज करा जा रहा है फॉर एनी रीज़न, वट एवर इट इज़। समझो आप पेट्रोल है ना, या फिर डीज़ल है, पेट्रोल से समझते हैं, पेट्रोल का एवरेज प्राइस इंडिया में चल रहा है 100 रुपीज़ पर लीटर। इंटरनेशनली रेट ये नहीं है। आप इंटरनेशनली अगर क्रूड ऑयल का रेट देखना, वो डेली पर बैरल आता है, क्रूड ऑयल का रेट पर बैरल आपको दिखता है, क्रूड ऑयल का पर बैरल आपको रेट मिलेगा $79 to $80 पर बैरल, ठीक है, और एक बैरल में लगभग होता है 160 लीटर, होता वैसे 159 है, आप समझ लो कि 160 लीटर है कैलकुलेशन के लिए। तो आप देखोगे $80 बाय 160 लीटर, ये निकल के आएगा कुछ $0.5 पर लीटर। $0.5 का मतलब है कि $1 अगर 80 रुपये का है तो 0.5 हो गया 40 रुपये का, तो पेट्रोल प्राइस तो 40 रुपये का होना चाहिए 1 लीटर, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 40 रुपये तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, और ये क्रूड ऑयल का रेट है ना, पेट्रोल का तो नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, डीलर का कमीशन भी है, ठीक है, और फिर इसको रिफ़ाइन भी करना है क्रूड ऑयल को, पेट्रोल, तो इन सब की कॉस्ट आप मान लो 12 से 15 रुपये। ये भी मैंने, क्योंकि बल्क में हम करेंगे ना इसको, तो आप 10 रुपये लगा, 12 रुपये लगा लो, चलो ठीक है। सो 12 रुपये लगा के भी इसकी कॉस्ट बनेगी 52 रुपीज़ पर लीटर। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि आपको ये 100 रुपये में बेचा जा रहा है?
₹48 गवर्नमेंट टैक्स काट रही है। और इसमें ऐसा मत समझना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पे वैट लगाती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, यूनियन गवर्नमेंट इस पे आपका एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, ठीक है। तो ये लोग मिलके ये ₹50 में 25-25 बांट लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे और ये इतना आ जाएगा। ऑब्वियसली ये इनका बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूल एक तरह का बहुत टैक्स रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उससे खर्चा भी करती है, जो भी है। खैर, तो इम्पोर्ट प्राइसेस गो अप। तो जो आप चीज़ें महंगी ही इंपोर्ट करोगे कंट्री में और फिर उसको एज अ इनपुट यूज़ करके अदर आइटम बनाओगे, उसको बेचोगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सामान महंगा मिलेगा। ये कुछ 4 बातें मैंने आपको समझाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। अब स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैग से बना स्टैगनेंट, राइट, और फ्लेशन से बना इन्फ्लेशन। एक ऐसी कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा डेडली कंडीशन है, जहाँ पे क्या होता है कि स्टैगनेंट ग्रोथ हो जाती है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मतलब इन्फ्लेशन ये आती है, एक तो चीज़ें महंगी भी हो रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, और कंट्री पूरी मतलब इकॉनमी स्टैगनेंट हो गई है। फाइन। तो बहुत रेयर सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसेस आर राइजिंग, इन्फ्लेशन हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर है या फिर ज़ीरो है, और एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो हाई। तो समझ में नहीं आता यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करे। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाएगी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन को कम करने जाती है कि इन्फ्लेशन को थोड़ा नहीं, सॉरी, अब क्या करेगी कि गवर्नमेंट सोचती है कि स्लो डाउन हो रहा है, स्टैगनेंट ग्रोथ है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मार्केट में स्टिमुलस ले आता हूँ, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आऊँगा। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी से क्या होगा, जब मार्केट में थोड़ा पैसा आने लगता है, उससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टफ सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। तो कोई भी कंट्री प्रेफर नहीं करता। मतलब आप देखोगे कि ये कंडीशन डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है। सो डिसइन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आपको पहले ही पढ़ाया था, अगर ग्रोथ नेगेटिवली आपको दिखे तो वो डिफ्लेशन है। डिसफ्लेशन क्या मतलब, ये है कि ग्रोथ पॉजिटिव ही है बट पहले के कंपैरिजन में कम है। मतलब अगर इन्फ्लेशन आपका पहले 6% था और अब 3% है, तो देखो आप देखोगे ग्रोथ तो पॉजिटिव ही है लेकिन इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में अब कम हो गया है। इसी को हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन अभी भी है, ठीक है, बस डिस है, डिसएडवांटेज पे चल रहा है, आप ऐसा मान लो। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है लेकिन एक स्लो रेट पे हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है बट इतनी तरह नहीं बढ़, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे जो पहले बढ़ रहे थे। तो ज़्यादातर इकनॉमी में बहुत कॉमन है, जब गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिसी कंट्रोल से मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो जाते हैं बेसिकली। फाइन। और वही एग्जांपल 6 से 4%, इसको डिसइन्फ्लेशन बोल दिया। डिफ्लेशन क्या है कि प्राइस एक्चुअली फॉल, प्राइस कम होने लगे, नेगेटिव ग्रोथ होने लगी। और कोई भी कंट्री, इसको बहुत रेयर केस है, हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में हुआ था, जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था इन द यूएसए। और हुआ किस वजह से था, 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से। एंड देन फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या है, एक तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। देखो इस अगर आप ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरफ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है बट इसके कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। फाइन, यही इन्वर्स रिलेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ये फिलिप्स का मेंशन करता है। तो इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, ज़्यादा स्पेंड करेंगे लोग, ज़्यादा जॉब आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसी का रिवर्स होगा दूसरी कंडीशन में जब इन्फ्लेशन लो होगा। अब है
इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करा जाता है इंडिया में दो इंडिसेस यूज़ करते हैं जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है CPI। होलसेल मतलब होलसेल का रेट हम लेंगे, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब हम क्या मेजर करेंगे, रिटेल प्राइस या फिर कंज्यूमर लेवल प्राइस। ठीक है, ये होलसेल लेवल प्राइस है, और वही पॉइंट टू पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। देन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि एवरेज प्राइस चेंज मेजर करेगा। अब एवरेज आपने एक क्वांट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट WPI। तो क्या होता है बेसिकली कि अब इसमें होलसेल में जब WPI हम करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें हम कौन कौन से आइटम लेते हैं, हम लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर एंड प्राइमरी आर्टिकल्स। आप देखोगे एक बास्केट ली, बेसिकली एक बास्केट लिया, उस बास्केट को 64% किन चीज़ों से भरा हमने, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से भरा, और 22% किन आइटम से भरा, प्राइमरी से, प्राइमरी आर्टिकल से भरा, एंड रिमेनिंग 30% किससे भरा, 13% फ्यूल एंड पावर से। और इन सब की एक एवरेज कॉस्ट निकाल ली, इस बास्केट की एवरेज कॉस्ट निकाल ली मैंने। ठीक है, किसी भी एक डेट को, मान लो 1 जनवरी को निकाल ली। अब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को सेम इतने परसेंट, 64% मैंने सेम बास्केट ली, उसको 64% फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से भरा, और 22% प्राइमरी आर्टिकल से भरा, और फ्यूल वगैरह से भरा, इसको 13%। इस पूरी बास्केट की एक एवरेज कॉस्ट आ गई। ठीक है, पूरी बास्केट की एक एवरेज कॉस्ट आ गई। तो मैं देखूंगा ये एवरेज कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ थी और ये एवरेज कॉस्ट 103 रुपीज़ है, तो मुझे पता लगेगा इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3%। ये WPI का। और आइटम्स जो हम ले रहे हैं ना, अब आपको लगेगा आइटम्स कितने ले रहे हैं, इसमें हम कमोडिटीज़ लेते हैं 697 कमोडिटीज़ लेते हैं। इसका बेस ईयर याद रखना 2011-12 WPI का, जिससे कंपेयर करते हैं हम बेसिकली इन सारी चीज़ों को। सो ये WPI के बारे में हमने पढ़ लिया। मतलब इस कमोडिटीज़ का 697 कमोडिटीज़ में हम 64% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो इसको इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये याद रखना है, इसमें WPI में सबसे ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा है। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI क्या करता है, प्राइस चेंज को मेजर करता है किस लेवल पे, कंज्यूमर और रिटेल लेवल पे। बेस ईयर क्या है, 2012। WPI का बेस ईयर क्या था, 2011-12। रात के 12:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो क्या ट्रैक करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को ट्रैक करता है, रेलेवेंट है कॉमन पीपल के लिए। मल्टीपल टाइप्स ऑफ CPI है। अब CPI अलग अलग लोगों के लिए हमने अलग अलग CPI है। ये रहा, यहाँ पे समझाऊंगा अभी। अब CPI में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है ये फूड एंड बेवरेजेस, जिस पे हम खर्चा करते हैं कंज्यूमर लेवल पे, और उसके बाद क्या है, सर्विसेज 28%। तो ये ध्यान रखना। तो ये बास्केट में हमने लिया, इसमें अलग अलग आइटम रखे, 45% कुछ लिया हमने फूड एंड बेवरेजेस, फाइन। फिर हमने कुछ 2% टबैको भी लिया, इंटॉक्सिकेंट्स भी लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, तो ये याद रखना सबसे कम है हमारा टबैको और सबसे ज़्यादा है फूड बेवरेजेस, उसके बाद मिसलेनियस में सर्विसेज भी हैं। तो ऐसे हमने CPI का हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल बास्केट ही हैं ये। ठीक है, और 2 साल की बास्केट को अगले साल कंपेयर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन कम्स कि कंपैरिजन कर लेते हैं ऑफ, अच्छा CPI में डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPI है अभी जो हमें पढ़ना है। तो CPI, ये 3 तरह की CPI क्या है, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू वर्कर या फिर लेबरर्स। तो IW इज़ इंडस्ट्रियल वर्कर, AL इज़ एग्रीकल्चरल लेबर, और RL इज़ रूरल लेबरर। इन सब की कंडीशन ली। अब जो लेबरर है ना, इसका बेस ईयर याद रखना आप 1986, 1987, और इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है 2016। CPI कंबाइंड मतलब CPI रूरल प्लस अर्बन, और ये डेटा कौन यूज़ करता है, RBI और गवर्नमेंट। इसका बेस ईयर है 2012।
अब इसको कौन कंपाइल करता है, इस डेटा को कैसे कैलकुलेट होता है ये, तो इसको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो तीनों के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबरर्स के लिए, ठीक है। और लेबर ब्यूरो किसके अंडर आता है, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे भी। लेकिन जो CPI कंबाइंड डेटा है जिसको RBI और गवर्नमेंट यूज़ करती है, ये कंपाइल करा जाता है NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड आपका टास्क है, आप ये बताएंगे किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैंने पढ़ाया हुआ है, ये नहीं पढ़ाया होगा तो भी सर्च कर लेना, ठीक है। टेक अ मिनट, गिव एन आंसर, पॉज कर लो इस वीडियो को, ठीक है। आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी। अब WPI और CPI में फ़र्क क्या है, WPI होलसेल लेवल को मेजर करेगा, CPI कंज्यूमर लेवल को मेजर करेगा, दोनों इन्फ्लेशन को ही मेजर करते हैं। WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, CPI में गुड्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे। सबसे ज़्यादा आइटम क्या होते हैं WPI में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 64% के आसपास, और यहाँ पे WPI में CPI में आई थिंक ये 48% के आसपास है, कितना है 45%, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है ना SSC में, GS बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ हो गया है GS का काफ़ी कुछ साल में। सो इसीलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सिंपल चीज़ें, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और WPI को कौन पब्लिश करता है, ये तो हमने अभी देख लिया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है CPI कंबाइंड को, ठीक है। और WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये अंडर आता है DPIIT। DPIIT इज़ बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री के प्रमोशन का डिपार्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड का, फाइन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। बेस ईयर WPI का 2011-12, CPI का 2012, इसमें 697 आइटम है, इसमें 448 रूरल के है और 460 अर्बन के है। नाउ GDP डिफ्लेटर कुछ नहीं है, ओवरऑल इन्फ्लेशन मेजर करता है इकॉनमी का, NSO इसको पब्लिश करता है क्वार्टरली। एंड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स, इंडिया यूज़ नहीं करता पर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे अच्छे से बताता है। GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इनटू 100। नेशनल इनकम वाले चैप्टर, जो हमारा बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, उसमें हम ये देखेंगे और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। नॉमिनल और रियल GDP में बस इतना फ़र्क है कि नॉमिनल GDP जो GDP है हमारा, और रियल GDP इज़ बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल और न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। और ये याद रखना, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर डिफ्लेटर, ये GDP डिफ्लेटर एक आता है मतलब प्राइस चेंज नहीं हुआ है, एक से ज़्यादा आएगा मतलब इन्फ्लेशन है, प्राइस चेंज हुआ है, और एक से कम आ गया मतलब अब स्लो डाउन आ गया इकॉनमी में, तो प्राइस डिक्रीज़ करे, यानी डिफ्लेशन आ गया, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। अब तो अच्छा इंडिकेटर है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पता करेंगे। इन्फ्लेशन बताता है बेसिकली, हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन को आप ऐसे समझ लो कि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ती होगी ना, तो अगर मैं कोर आइटम्स पे ध्यान दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं कोर आइटम्स पे ध्यान दूँ तो मुझे पता लगेगा कि फ्यूल और फूड, ये कुछ ऐसे आइटम हैं कि जिसकी वजह से प्राइस ना बड़ी स्पीड से इंक्रीज़ कर जाता है। आप देखोगे कि पॉट एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल इन्फ्लेशन को बहुत स्पीड से बढ़ाते हुए दिखाती है। P इज़ पोटैटो, O इज़ अनियन, T इज़ टमाटो। हर साल आप देखोगे इन तीनों में से दो या एक या तीनों के प्राइस बढ़ने हैं ड्यू टू एनी रीज़न। मॉनसून लेट आया, मॉनसून ज़्यादा आ गया, रेन
ज़्यादा होगी, इरेगुलर रेन, क्लाइमेट चेंज, इनकी वजह से फूड हमेशा इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। फ्यूल के साथ ये भी है कि फ्यूल अगर आप नोटिस करोगे ज़्यादातर फ्यूल आएगा मिडल ईस्ट से, और मिडल ईस्ट काफ़ी सालों से डिस्टेबलाइज चल रहा है। देखो ये हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान, ये इराक, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा आप नोटिस करोगे, ये अफ्रीका वाला पोर्शन चला गया अब, ठीक है, ये रेड सी वाला एरिया है, तो ये ऐसा है कुछ थोड़ा सा, ठीक है। आप ये नोटिस करोगे यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ कतार वगैरह है, और ये ज़्यादातर एरिया सऊदी के पास ही है वैसे, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ इज़राइल बैठा हुआ है, ठीक है, ये जॉर्डन है, सीरिया है यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया कई सालों से, डेकेड से, सालों से नहीं डेकेड से, ये पूरा मिडिल ईस्ट है, ठीक है, और यहीं से ज़्यादातर ऑयल इंडिया आता है, ठीक है, और 60% इंडिया की जो एनर्जी डिमांड्स है ना, ठीक है, वो फुलफ़िल करता है मिडिल ईस्ट, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज चल रहा है, यानी फ्यूल के प्राइसेस कभी भी बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो उससे होता गया है कि इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा दिखती है। तो अगर मैं क्या करूं कि हेडलाइन जो आपको डायरेक्ट हेडलाइन में दिख रहा है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन है, यानी उस हेडलाइन में आपके फूड प्राइसेस भी होंगे, फ्यूल प्राइसेस भी होंगे, और अगर मैं इस हेडलाइन में से ये दो चीज़ें हटा दूं, एफ को काट दूं, ठीक है, और मैं फिर किस पे आऊँगा, कोर इन्फ्लेशन पे आऊँगा। तो ये वोलेटाइल आइटम है बेसिकली, फूड एंड फ्यूल, कहने का मतलब ये है ये वोलेटाइल है, इंस्टेंटली बढ़ जाता है इनका प्राइस, और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में मैंने सारे आइटम ले लिए जिसमें वोलेटाइल आइटम भी है, तो प्राइस चेंज क्विकली हो जाता है। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली फूड और फ्यूल को हटा दिया तो वोलेटाइल आइटम्स हट गए, तो लेस वोलेटाइल बचे, और पॉलिसी डिसीजन पॉलिसी में हेल्प करता है बेसिकली। अगर मैं इनके हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा ना इन्फ्लेशन को टारगेट करने की, तो मुझे हर बार ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, और महंगाई फूड में किसकी वजह से होती है, पॉट की वजह से होती है। तो हेडलाइन मतलब फुल बास्केट, कोर मतलब क्लीन बास्केट मतलब फूड और फ्यूल हटा दिए उसके अंदर से। अब मेजर टू मतलब कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं इंडिया में, तो आरबीआई का काम है ये, आरबीआई एक्ट के तहत करती है, आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स क्या क्या यूज़ करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक, ये सारी चीज़ें आरबीआई के चैप्टर में पढ़ेंगे, फालतू की बात में नहीं आते, ठीक है। इन सब को फ्लोर एंड सीलिंग रेट बोलते हैं, आगे देखेंगे आरबीआई के चैप्टर में। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और ये हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया इसका, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, फ्लेक्सिबली टारगेट करना है क्योंकि वी नीड टू मेक श्योर कि हम ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना करें, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ टाइड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर भी रखना है, लेकिन फ्लेक्सिबली भी रखना है, ठीक है। तो ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करा गया था, अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 को हमने अमेंड करा 2016 में, और इन्फ्लेशन टारगेट जो हम रखते हैं वो रखते हैं 4% प्लस माइनस 2%, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, वो है 16 में FITF आई, आरबीआई ने इन्फ्लेशन पे मार लगाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन कम रेट से बढ़ रही है, पहले 6% थी अब 4% है। डोंट कंफ्यूज विद डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन कहीं नहीं दिख रहा, तो नेगेटिव प्राइस हो जाते हैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते, बट उतने नहीं होते जितने पहले हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ स्पेसिफिक, मतलब इन्फ्लेशन के रेट में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बेसिकली बोल रहा है कि डिमांड कम है, मनी सप्लाई कम है, अरे यार मनी सप्लाई कम है, सप्लाई
ऑफ गुड्स से तो मतलब चीज़ों की डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो खरीद नहीं पाएंगे, डिमांड ही तो कम है सप्लाई ऑफ गुड्स से, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस इस चीज़ का क्या होगा, इसका पॉसिबल कॉन्फ्लुएंस क्या होगा, डिफ्लेशन। लोग खरीद ही नहीं पा रहे, सामान भरा हुआ है तो उसके प्राइस कम होंगे, फिर और कम होंगे, फिर और कम होंगे, ठीक है, तो डिफ्लेशन होगा बेसिकली। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप समझ लो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्चा करती है ना तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, लोगों को ज़्यादा पैसा देगी। जब गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा स्पेंड करती है तो इसका मतलब है कि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा मतलब इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, और मनी सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई से, उस केस में इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन भी होगा, एक्सेस एक्सपेंडिचर भी होगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अ सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड। एक सस्टेन्ड राइज जनरल प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी को क्या बोलेंगे, सस्टेन मतलब बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है, 4%, 2%, 5%, ठीक है, नॉट 2% क्योंकि वो तो डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा, बट सस्टेन्ड राइज मतलब प्राइस इंक्रीज़ करता ही जा रहा है, 6%, 8%, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग आर डायरेक्ट कंट्रोल मेजर टू चेक। पहली बात तो प्राइस कंट्रोल और राशनिंग करता है आरबीआई। राशनिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है, प्राइस कंट्रोल मतलब प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। राशनिंग आप समझ लो वर्ड क्या है कि आरबीआई कंट्रोल करता है कि किस सेक्टर को, किस सेक्टर के स्पेसिफिक सेगमेंट को कितना % लोन दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि हाउसिंग सेक्टर में बबल बना हुआ है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे, ठीक है, रात दिन पे दिन हर महीने प्राइस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अब आरबीआई को समझ में आ गई यहाँ पे तो एक बबल बना हुआ है कि एक दूसरे को बेच रहे हैं महंगा, एक्चुअल ग्रोथ है नहीं इस चीज़ में, बस एक दूसरे को महंगा बेच रहे हैं इसलिए चीज़ें महंगी लग रही है, तो वो राशनिंग कर देता है, ठीक है, कंट्रोल कर लेता है कि सेक्टर के सेगमेंट को कितना % लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज। हाई इन्फ्लेशन मतलब आपको इन्फ्लेशन भी दिख रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, एम्प्लॉयमेंट हाई है, ठीक है, तो स्टैग्नेंट हो गई है ना इकॉनमी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन भी है, स्टैग्नेंट भी है और इन्फ्लेशन भी है, इसको क्या बोलते हैं, अरे मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, WPI एंड CPI। बेस ईयर WPI का 11-12, CPI का बेस ईयर 2012, ठीक है, और भी थे CPI में थे एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर 1986-87, और एक और था इंडस्ट्रियल लेबरर 2016, शायद चेक कर लेना यही होगा, ठीक है। तो कैसे मेजर करता है, होलसेल से भी कंज्यूमर से भी, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन व्हाट इज़ द यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अडॉप्टेड, हॉकिश। अब आई डोंट नो ये कुछ वर्ड डू दे आर दे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और नॉट, बट हॉकिश याद रखना, हॉकिश इज़ द रियल वर्ड। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगेन आई एम सेइंग ऑल्दो आई से दिस इन एवरी वीडियो। सो इट्स 12:42 AM in the night. I'll see you in the next video. Thank you so much guys, my name is Arun Singh.